सेक्शन 319 सीआरपीसी का एक ऐसा प्रावधान है जो यहाँ पे एक नए एक्यूज्ड को पैदा कर देता है। पर क्या इस नए एक्यूज्ड के साथ साथ नया राइट टू बेल भी आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लियर किया है कि सेक्शन 319 सीआरपीसी के केस में बेल का क्या रूल होता है थ्रू देयर 3 टेस्ट फॉर्मूला। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम यही जानने वाले हैं कि सेक्शन 319 सीआरपीसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क रूलिंग दी है, जो यहाँ पे 3 टेस्ट फॉर्मूलेज ले डाउन किए हैं, वो क्या कहते हैं। तो बने रहिए स्टूडेंट्स इस सेशन के एंड तक। एंड हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, अगर आप यहाँ पर MPADPO बैच लेना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 18 अक्टूबर को डेट जो है वो MPADPO की अनाउंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड दैट इज MUK100, जिससे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और साथ ही साथ मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको। और वहीं स्टूडेंट्स ये हमारे लीगल ड्राफ्टिंग बैच, ये है आपका बिहार APO बैच, अब जो कि यहाँ पे 300+ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं या लीगल ड्राफ्टिंग बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो अगेन आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं MUK100। वहीं पे स्टूडेंट हमारे ये AIB 21 बैचेस हैं, हिंदी बैच अलग से है, इंग्लिश बैच अलग से है। तो अगर आप इन बैचेस को लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहीं पे ये है CUET PG बैच, ये है आपका प्रोसिक्यूटर बैच। तो आप अगर किसी भी बैच को लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप अगेन मेरा कोड यूज कर सकते हैं। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए है, दैट इज 9667113879। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहली बात कि आखिर सेक्शन 319 सीआरपीसी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। इसीलिए न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टेस्ट यहाँ पर ले डाउन किए हैं। किससे रिलेटेड कि आखिर अगर कोई एक्यूज एडिशनली अगर उसको इम्प्लीड किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल तो उनसे रिलेटेड बेल के क्या प्रावधान होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि why it is in the news, so Supreme Court has laid down a rule for granting bail to a person added as an additional accused। अब आपको पता है कि सेक्शन 319 CRPC एडिशनल एक्यूज से रिलेटेड बात करता है, तो उस केस में क्या बेल के प्रावधान होंगे वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। किस केस में? इन द केस ऑफ मोहम्मद इमरान एट DC गुड्डू वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। ये केस का नाम आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस है आपका। उसके बाद स्टूडेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके मर्डर के इंसिडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल क्या होते हैं, टोटल आपके 9 एक्यूज्ड होते हैं जो यहाँ पे मर्डर कमिट करते हैं। लेकिन जब इनसे रिलेटेड FIR फाइल की जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पुलिस चार्जशीटेड ओनली 3 एंड डिड नॉट इंक्लूड द रिमेनिंग 6। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो 9 एक्यूज पर्सन है जिन पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया था तो उनमें से केवल और केवल 3 पर्सन को ही क्या करती है, इम्प्लीकेट करती है, 3 पर्सन के ही नाम नोट डाउन करती है और बाकी जो 6 पर्सन बचते हैं उनको यहाँ पे क्या कर देती है, उनको यहाँ पे रिलीज कर देती है, उनके नाम ही नहीं नोट करती है FIR में। तो फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल prosecution witness testified implicating some of the 6 initially dropped person। तो जब यहाँ पे इन 3 accused person का ट्रायल स्टार्ट किया जाता है तो उसी ट्रायल प्रोसीडिंग में जो प्रोसिक्यूशन है वो यहाँ पे सेक्शन 319 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जो भी यहाँ पे 6 accused को जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया है FIR में उनको भी एज एन एक्यूज यहाँ पे इम्प्लीड किया जाए।
एज एन एडिशनल एक्यूज की तरह यहाँ पे जोड़ा जाए। तो प्रोसिक्यूशन ये कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल। सो ऑन दैट बेसिस एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी वाज फाइल्ड टू समन द प्रीवियसली अनचार्ज पर्सन। और इसी के कारण यहाँ पे सेक्शन 319 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो फाइल की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द ट्रायल कोर्ट पार्टली अलाउ द प्ली एंड समन 3 ऑफ द ड्रॉप्ड एक्यूज इंक्लूडिंग द एपिलेंट। अब उसके बाद ट्रायल कोर्ट क्या करता है, ट्रायल कोर्ट प्रोसिक्यूशन की प्ली को यहाँ पे क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी यहाँ पे एक्यूज्ड होते हैं उनको यहाँ पे क्या करते हैं, उनको यहाँ पे बुलाते हैं, समन करते हैं, समन भेजकर उन एक्यूज्ड को बुलाते हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे जो एलिगेशंस हैं वो ड्रॉप किए गए थे। अब क्या होता है, द एपिलेंट वाज अरेस्टेड ऑन अ नॉन बेलेबल वारंट व्हाइल द अदर टू न्यूली समन एक्यूज्ड ऑब्टेन्ड द एंटिसिपेटरी बेल। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे इस एपिलेंट को बुलाया जाता है, ठीक है, जब इस एपिलेंट को अरेस्ट किया जाता है तो एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है, ठीक है, और बल्कि जो बाकी अदर आपके जो 2 एक्यूज पर्सन बचते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। आप समझ रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो एक्यूज्ड यहाँ पे जिनको इम्प्लीकेट नहीं किया था अब उनके लिए भी समन इशू किया जाता है। तो अब जब समन इशू किया जाता है तो ये जो हमारे एपिलेंट थे, प्रेजेंट केस के जो एपिलेंट थे, उनको भी यहाँ पे समन इशू किया जाता है और उनके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट में बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, और बाकी जो 2 एक्यूज बचते हैं वो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब ये मामला कहां पे जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल कहां पे फाइल की जाती है, या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट डिनाई बेल टू द एपिलेंट बट ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल टू द अदर 2। अब देखिए हाई कोर्ट क्या करता है कि सारे के सारे एक्यूज तो एक ही समान थे, ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो 2 एक्यूज जिन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था उनके लिए तो ये क्या करते हैं, उनके लिए एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं, लेकिन जो एपिलेंट होता है उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब यही जो एपिलेंट है ये कहां पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एज अ रिजल्ट 2 appeals reached the Supreme Court, one by the appellant against the denial of bail and one by the state against the grant of anticipatory bail। तो ऐसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 क्या जाती हैं, 2 अपील जाती हैं। फर्स्ट अपील जो जाती है, जो आपकी फर्स्ट अपील है, फर्स्ट अपील जाती है किसके द्वारा, एपिलांट के द्वारा, ठीक है, एपिलांट के द्वारा जाती है। किसके अगेंस्ट जाती है कि भाई आपने हमारी जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और जो दूसरी अपील जाती है, जो आपकी सेकंड अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो किसके अगेंस्ट जाती है कि जो यहाँ पे स्टेट के द्वारा जाती है। कौन फाइल करता है, स्टेट। किसके अगेंस्ट फाइल करती है, उन 2 एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट फाइल करती है कि इनको एंटिसिपेटरी बेल कैसे ग्रांट की गई है। तो 2 इस तरीके से अपील कहां पे जाती हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए। अब हमें किस एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, इस वाले एस्पेक्ट पे कि आखिर जो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा एपिलेंट को बेल ग्रांट करने से डिनाई किया गया है उसके क्या क्या ग्राउंड्स है, किन बेसिस पे किया गया है, तो वो चीज अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, लीगल इशू क्या है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु इज एडेड एज एन एक्यूज्ड इन द मिडिल ऑफ अ ट्रायल। अब ये जो एपिलांट था, ये जो एक्यूज पर्सन था, उसको तो ट्रायल के बीच में ऐड किया गया था और फिर उसको बेल भी डिनाई कर दी। तो क्या यहाँ पे ऐसे बेसिक टेस्ट हैं, क्या ऐसी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो कोर्ट को फॉलो करनी चाहिए, तो मेन लीगल इशू ये था। उसके बाद अब सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी की हम बात कर ही लेते हैं कि 319 सीआरपीसी क्या कहता है। तो 319 सीआरपीसी एक बहुत ही अच्छी पावर देता है कोर्ट को कि जब अगर यहाँ पे ऐसा कोर्ट को लगता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल अगर किसी और पर्सन को यहाँ पे एक्यूज्ड की तरह ऐड करना है, या अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल ऐसे और भी एक्यूज पर्सन है जिनको हमें ऐड करना चाहिए, तो अगर कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट यहाँ पे और भी बाकी पर्सन्स को एडिशनली यहाँ पे एक्यूज बनाकर उनका ट्रायल कंटिन्यू वहीं से कर सकता है या फिर उनका फ्रेश ट्रायल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है कि इट एम्पावर्स द ट्रायल कोर्ट टू समन पर्सन एज एन एडिशनल एक्यूज
At any stage of the trial, evidence suggests they are guilty of an offense and ought to be tried with the already accused. तो अगर यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो लोग हैं ये भी ऑफेंस के लिए गिल्टी हो सकते हैं और इन्होंने भी अदर एक्यूज के साथ मिलके कोई ना कोई ऑफेंस किया है, तो उनको 319 के अंदर एज एन एडिशनल एक्यूज यहाँ पे प्लीड किया जा सकता है। अब बात आती है जो हमें पढ़ना है, वो 3 टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टेस्ट जो कोर्ट ने बताया है वो ये बताया है कि जब आपके पास कोई 319 की एप्लीकेशन आती है, मतलब अगर कोई एडिशनल एक्यूज्ड है और वो अगर बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब 3 टेस्ट फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो क्या है कि एविडेंस मस्ट बी बियॉन्ड द प्राइमा फेसाई केस। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। इन्होंने बोला है सबसे पहले टेस्ट में कि जो यहाँ पे हम जब चार्ज फ्रेम करते हैं, जिस टाइम पे हम चार्ज फ्रेम करते हैं उस टाइम पे जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एविडेंस होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस होना चाहिए जब आप यहाँ पे बेल को डिनाई कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे एविडेंस आपको चाहिए होते हैं चार्ज फ्रेमिंग के लिए, उससे ज्यादा हमें सफिशिएंट एविडेंस चाहिए होंगे बेल को ग्रांट करने से रिफ्यूज करने के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पे बेल को रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए होंगे। कितने स्ट्रॉन्ग? जो आपके एविडेंसेस लगते हैं चार्ज फ्रेमिंग के दौरान, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको चाहिए अगर आप बेल को रिफ्यूज कर रहे हैं तो। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो वही यहां पे ये बोल रहे हैं कि द एविडेंस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वुड बी नीडेड टू सिंपली फ्रेम द चार्जेस, कि जिस टाइम पे हम चार्ज फ्रेमिंग करते हैं उस टाइम पे जो एविडेंसेस लगते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस हमें चाहिए अगर हम बेल को रिफ्यूज करते हैं तो। ओके, उतना सॉलिड एविडेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई ये यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मैटर है। आप ऐसे ही किसी को बेल ग्रांट करने से मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज जो कोर्ट ने बोली, नो नीड फॉर कन्विक्शन लेवल सेटिस्फेक्शन। अब आपको यहाँ पे बैलेंस रखना पड़ेगा। कोर्ट ने ये बोला है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस की डिमांड नहीं कर रहे हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि वो सामने वाला एक्यूज्ड ही क्या है, उसने मतलब वो सामने वाला एक्यूज पर्सन जो है उसने ही ऑफेंस किया हो, या उसको हम कन्विक्ट कर सकते हैं उस एविडेंस के बेसिस पर। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी जरूरी नहीं है हमें, बट हाँ हमें एक अच्छे लेवल का स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे उसकी बेल को डिनाई कर सकें। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कि जो यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के दौरान एविडेंसेस लगते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, और कन्विक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को जो एविडेंसेस चाहिए होते हैं उससे थोड़ा कम लेवल के एविडेंस हमें चाहिए होंगे अगर हम किसी की बेल की सुनवाई करते हैं तो, या अगर हम बेल रिफ्यूज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टेस्ट है कोर्ट का वो ये है, इवैल्यूएट अदर रेलेवेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस फैक्टर्स। कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप यहाँ पे बेल की सुनवाई कर रहे हैं तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। किन किन चीजों पर? कि आपका ऑफेंस जो हुआ है उसका नेचर क्या है, जो एक्यूज पर्सन है उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहीं वो हिस्ट्री शीटेड क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो विटनेसेस को टैंपर तो नहीं करेगा, एविडेंसेस को टैंपर तो नहीं करेगा, किसी को वो इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा, वो कंडीशंस को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे बेल की सुनवाई होगी ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो उस टाइम पर भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं न्यायालय के द्वारा। तो सेम चीज कोर्ट ने भी इस वाले पॉइंट में बोली है। क्लियर हुआ? और फाइनली जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो ये आया है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट हायर थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड टू डिनाई बेल अंडर सेक्शन 430 अंडर सेक्शन 319, कि यहाँ पे हायर ग्रेविटी का एविडेंस होना चाहिए अगर आप बेल को डिनाई कर रहे हो तो। और उसी कारण से द अपील वाज अलाउ एंड द अपीलेंट वाज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। और यहाँ पे इस अपीलेंट की बेल को एक्सेप्ट किया गया और उसको बेल जो है वो ग्रांट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी। और जो स्टेट की अपील थी, यहाँ पे 2 अपील फाइल की गई थी, एक एपेलेंट के द्वारा एक स्टेट के द्वारा। तो जो स्टेट की अपील थी अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल दैट वाज आल्सो डिसमिस। तो हाई कोर्ट ने जो इन 2 पर्सन्स को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी थी उसके लिए स्टेट गया था अपील में, एक और अपील फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की अपील को डिसमिस कर दिया कि जो भी हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी है अदर 2 एक्यूज पर्सन को वो सही है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। आई होप आपको ये पूरा जजमेंट
अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।